गाइस, आज हम बात करने वाले हैं स्पाई यूनिवर्स की बेस्ट मूवी की, यानी टाइगर वर्सेस पठान की। जी हाँ मेरे दोस्त, ये मूवी अब तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी बजट की मूवी होगी। अगर हम अंदाजा लगाएं तो इसका बजट लगभग 1150 करोड़ से भी ज्यादा होने वाला है, क्योंकि इनमें सभी बड़े बड़े कलाकार इनवाइट हो चुके हैं, जैसे एनटीआर, सलमान खान और शाहरुख खान। और इतना ही नहीं, ये भी अंदाजा लगाया जाता है कि इस मूवी में ऋतिक रोशन और जॉन अब्राहम भी नजर आने वाले हैं, क्योंकि पठान मूवी में जॉन अब्राहम यानी जिम को मरते हुए नहीं दिखाया गया था। पठान मूवी के लास्ट में पठान ने जिम को पहाड़ी से नीचे फेंक दिया था, लेकिन जिम का लास्ट में क्या होता है इस बात को हाइड कर दिया गया था। मतलब यहाँ पर साफ है, जो इतना शातिर माइंड विलेन होता है कि वो अपनी प्लानिंग खुद हर जगह पर एक्टिव रखता है, तो भला वो पहाड़ी से गिरने के बाद कैसे मर सकता है। इसलिए जॉन अब्राहम और एनटीआर विलेन के रूप में नजर आने वाले हैं, और ये दोनों विलेन इन तीनों हीरोज पर भारी पड़ने वाले हैं। यानी आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि 2025 में आने वाली ये मूवी कितनी भयानक होने वाली है। अगर साफ लफ्जों में कहा जाए तो पहले हफ्ते के सभी थिएटरों में टाइगर वर्सेस पठान का टिकट मिल पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 1150 करोड़ का बजट कैसे हो सकता है, तो मेरे दोस्त आप अपना कैलकुलेटर उठा लें, हम आपको हिसाब बताते हैं। सलमान खान और किंग खान 200 करोड़ यानी 400 करोड़, दो हीरोइन दीपिका और कैटरीना 100 करोड़ यानी 200 करोड़, अब हुआ टोटल 600 करोड़। उसके बाद दो विलन 100 करोड़ यानी 200 करोड़, यानी टोटल हुआ 800 करोड़। इसके बाद 50 करोड़ डायरेक्टर का यानी 850 करोड़। उसके बाद 300 करोड़ शूटिंग बजट यानी 1150 करोड़। और इसके बाद ये भी सुना जाता है कि अगर जरूरत पड़ी तो ये बजट बढ़ा दिया जाएगा, मतलब 1200 करोड़ होने की भी उम्मीद नजर आती है। यानी बॉलीवुड की अब तक की सबसे बड़ी बजट की मूवी यही होने वाली है। और ये भी सुना जाता है कि इस मूवी की शूटिंग का पहला पार्ट लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब रही बात पठान की, तो क्यों न हम फिर से अपनी इस मूवी का एक्सप्लेन सुनकर अपनी यादों को ताजा कर लें, क्योंकि अभी टाइगर मूवी की फ्रेंचाइजी को एक्सप्लेन करके मैंने कंप्लीट किया है। इसलिए स्पाई यूनिवर्स की इस मूवी को याद करने का इससे अच्छा मौका और कोई भी नहीं होगा। तो ज्यादा वक्त को न बर्बाद करते हुए चलते हैं एक्सप्लेन की तरफ। उससे पहले अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की बटन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही बहुत से इंटरेस्टिंग मूवीज का एक्सप्लेनेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। यह मूवी शुरू होती है 5 अगस्त 2019 को लाहौर पाकिस्तान से, जहां पर जनरल कादिर अपनी डॉक्टरी चेकअप करवा रहा होता है। तब उसे पता चलता है कि उसे कैंसर हुआ है और उसके पास लगभग 3 साल का वक्त बचा हुआ है। तभी दूसरी तरफ टीवी पर न्यूज आने लगती है कि हिंदुस्तान ने आर्टिकल 3 कैंसिल कर दिया है, जिसे देख उसके होश उड़ जाते हैं। और तभी वहाँ बैठा उसका डॉक्टर कहता है कि ये तो सरासर पागलपन है, ये हिंदुस्तान कैसे कर सकता है। तब जनरल कादिर कहता है कि ये पागलपन नहीं बल्कि जंग का ऐलान है। हिंदुस्तान ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि इंसान से नहीं बल्कि एक शैतान से हाथ मिला लिया जाए। इसके बाद जनरल कादिर किसी दूसरी पार्टी को फोन लगा देता है, जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसका नाम है आउटफिट एक्ट, जो सिर्फ पैसों के लिए काम करता है। और इसका जो हेड चीफ है उसका नाम है जिम, जिसका रोल निभाया है जॉन अब्राहम ने। तब ये जनरल जिम से कहता है कि तुम्हारे लिए एक बेहतर काम है जिसकी तुम्हें मुंहमांगी रकम मिलेगी। तब जिम पूछता है कि पहले काम बताओ। तब जनरल कहता है कि हिंदुस्तान को तबाह और बर्बाद कर दो, बस उसे कैसे भी करके घुटने पर लाकर खड़ा कर दो। तब जिम कहता है कि ठीक है, हो जाएगा, लेकिन जरा सोच के बोलो जनरल, क्योंकि बंदूक से निकली हुई गोली कभी वापस नहीं आती। तब जनरल कहता है कि सोचना अब हमें नहीं तुम्हें है, बस इतना ख्याल रखना कि ये काम 3 साल के अंदर ही हो जाना चाहिए। इसके बाद ये मूवी एक टाइम जंप लेती है, जहां हम अफ्रीका में 3 साल बाद की सीन देखते हैं। और यहाँ पर एक शख्स जिसका नाम है राफे, वो आतंकी संगठन से एक मिसाइल लेने के लिए आता है। और ये मिसाइल इतनी ज्यादा खतरनाक है कि जिस देश पर गिरेगी उसका वजूद दुनिया के नक्शे से मिट सकता है। और इसकी खासियत ये है कि ना तो इसे कोई रडार देख सकता है और ना ही इसे रोका जा सकता है। तब राफे उस आतंकी से कहता है कि ठीक है, 1 हफ्ते बाद जिम तुम्हें बताएगा कि इस मिसाइल की डिलीवरी कहाँ देना है। और तभी उस आतंकी का एक खास आदमी आकर उसे बताता है कि कोई एक शख्स है जो राफे को ढूंढता हुआ यहाँ तक आ गया है, लेकिन हम लोग उसे ले जाकर अपनी मेहमान नवाजी रूम में उसकी खातिरदारी कर रहे हैं। तब वो आतंकी और राफे उस शख्स को देखने जाते हैं। तब हम उस आदमी को देखते हैं जिसका चेहरा उसके बालों से ढका होता है। और इस आतंकी के सभी बंदे मिलकर उसे लात घूसों की मशीन में डालकर बुरी तरीके से पीस रहे होते हैं। लेकिन इतना ज्यादा मार खाने के बाद भी वो आदमी अपनी जबान नहीं खोल रहा होता है। इसके बाद वो शख्स अपने चेहरे से बाल हटाते हुए राफे से सवाल करता है कि रुबई कहाँ है। तब हम उस शख्स को देखते ही पहचान जाते हैं कि ये तो कोई और नहीं बल्कि अपना किंग खान यानी पठान है।
तब राफे पठान को देखकर हैरान रहते हुए पूछता है कि आखिर तुम जिंदा कैसे हो, तुमको तो जिम ने 2 साल पहले ही मार दिया था। अब ये 2 साल पहले वाली स्टोरी क्या है ये आपको इस मूवी में आगे जरूर पता चल जाएगी। तब पठान राफे से कहता है कि सवाल पहले मैंने किया था, इसलिए पहले जवाब भी तुम्हें ही देना होगा। उसके बाद पठान अपनी हथकड़ी में लगे हुए हुक का नट बोल्ट खोलते हुए राफे से कहता है कि घुंघरू टूट गए बसंती, इसलिए अब नाचने की बारी तेरी है। मतलब यहाँ पर खामोशी से मार खाना ये भी पठान की एक चाल होती है। इसके बाद क्या जबरदस्त एक्शन पार्टी होती है, जहाँ पर पठान की फाइट देखकर खुद का सीना खुशी से चौड़ा हो जाता है। एसआरके में कुछ तो बात है यार, एसआरके को किंग खान का अवार्ड ऐसे ही नहीं मिला है। इसके बाद पठान अफ्रीका में तबाही मचाते हुए राफे को हेलीकॉप्टर में बांधकर वहां से उड़ जाता है और जाते जाते सब कुछ वहां पर बर्बाद करके आता है। देखा जाए तो यहाँ पर पठान का वो डायलॉग काफी सूट करता है कि पठान तो आया था लेकिन अपने साथ पटाखे भी लाया था, लेकिन वो मिसाइल अभी भी वहीं पर सेफ होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होती है JOCR हेडक्वार्टर दिल्ली में, जहां पर हम इस मिशन के हेड चीफ डिम्पल कबाड़िया यानी मेम को देखते हैं और उसी वक्त इन्हें पता चलता है कि आज 2 साल बाद फ्रांस के रेलवे स्टेशन पर रुबई नजर आ गई है, जो उस रेलवे स्टेशन पर बैठकर शायद किसी का इंतजार कर रही है। अब ये देख मेम तुरंत अपनी चार्टर्ड प्लेन पकड़कर पठान से मिलने के लिए रवाना हो जाती हैं। तब रास्ते में उनका एक एजेंट मेम से सवाल करता है कि मेम क्या पठान इतना ज्यादा खतरनाक है कि जब भी डिपार्टमेंट में किसी के मुंह पर उसका नाम आता है तो वो खुद को अनकंफर्टेबल महसूस करने लगता है। क्या पठान अब हमारी एजेंसी से अलग हो गया है? तब मेम मुझसे कहती है कि आखिर तुम पठान के बारे में जानते ही क्या हो, शायद तुम्हें पता भी न हो। अगर पठान हमारे साथ नहीं होता तो शायद न तुम यहाँ पर होते और न ही मैं और न ही कोई डिपार्टमेंट होता। आज से 2 साल पहले म्यांमार के एक मिशन में पठान बुरी तरीके से जख्मी हो गया था और महीनों तक वो हॉस्पिटल में था। सबको लगा कि पठान का चैप्टर अब खत्म हो गया है, पर हम ये नहीं जानते थे कि वो एक नई पूरी किताब लिख रहा है। उसके बाद हम 2 साल पहले पठान का फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ मेम पठान से मिलने जाती है, लेकिन पठान अब हॉस्पिटल से निकलकर खुद को पूरी तरीके से रिकवर कर चुका है और पहले भी ज्यादा जबरदस्त बॉडी बिल्डर बन गया है। तब उसे देख मैम हैरान रह जाती हैं, क्योंकि पठान के पैरों में मेडल प्लेट और गर्दन में टाइटेनियम डिस्क पड़ी हुई है, फिर भी वो औरों से कहीं ज्यादा बेहतर लग रहा है। तब पठान मेम को बताता है कि मैं अभी एक नए मिशन की तैयारी कर रहा हूँ, जिसका नाम है जोकर यानी ज्वाइंट ऑपरेशन, क्योंकि हमारा देश हमेशा मुश्किलों और परेशानियों से घिरा रहता है और ऐसे ही हमारे कुछ एक्स सोल्जर हैं जिन्हें अंडर एस्टिमेट किया गया है। अगर मैं उन्हें टीम बनाकर अपने इस मिशन में शामिल कर लूं तो शायद हम देश के दुश्मनों से लड़ने में कामयाब हो सकते हैं। तब मेम पठान से कहती है कि इस मिशन के लिए हमें बहुत से लोगों की परमिशन लेनी होगी, इसलिए ये इतना आसान नहीं होगा। तब पठान कहता है कि मैम, देश के लिए अपनी जान दांव पर लगा देना हर सोल्जर का सपना होता है, इसलिए हम इस मिशन से पीछे नहीं हटने वाले हैं। तब मेम पठान के इस जज्बे को देखते हुए इस मिशन के लिए तैयार हो जाती हैं और इसके बाद पठान की टीम एक सीक्रेट फैसिलिटी में तैयार हो रही थी और तभी वहां पर एंट्री होती है वार मूवी से सुनील लोथार की, जिन्हें पठान की ये टीम बिल्कुल अंडे की छिलके की तरह लग रही थी, क्योंकि इनका यहाँ पर कहना है कि ये पुराने सोल्जर आज के नए दुश्मन के सामने 1 मिनट से भी ज्यादा टिक नहीं पाएंगे। तब पठान सुनील लोथार को यकीन दिलाता है कि उन्हें कहीं से कहीं तक निराश नहीं होना पड़ेगा। इसके बाद पठान सुनील लोथार को बताता है कि हमें गुप्त सूत्रों से पता लगा है कि दुबई में प्रेसिडेंट की एक मीटिंग होने वाली है और वहाँ पर उनके साथ हमारे 2 साइंटिस्ट भी होंगे, लेकिन मेरा अंदाजा है कि उन दोनों साइंटिस्टों की जान को खतरा है। तब सुनील लोथार कहते हैं कि या ये भी हो सकता है कि खतरा उन साइंटिस्ट को नहीं बल्कि हमारे प्रेसिडेंट को हो, इसीलिए उनकी सिक्योरिटी का जिम्मा हम खुद लेते हैं। तब पठान कहता है कि ठीक है सर, आप प्रेसिडेंट की देखरेख करिए, लेकिन हम बाहर से अपने इन अंडों के छिलकों को लेकर नजर रखेंगे, क्योंकि हमारी यही टीम आने वाली सभी खतरों से निपटने की कोशिश करेगी। इसके बाद हम दुबई में बुर्ज खलीफा की सीन देखते हैं, जहां पर काफी VVIP इंतजाम होता है और उसी दौरान हम एक शानदार गाड़ी में प्रेसिडेंट को जाते हुए देखते हैं और दूसरी तरफ रोड पर हम पठान को उसकी टीम के साथ देखते हैं। तभी उसके पास सुनील लोथार की एक कॉल आती है और वो बताते हैं कि हमने प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी का ख्याल रखते हुए उनके रूट को चेंज कर दिया है। तब पठान पूछता है कि पहले क्या था? तब सुनील बताते हैं कि प्रेसिडेंट के साथ उन दोनों डॉक्टरों को भेजा जा रहा था, लेकिन अब मैंने प्रेसिडेंट को हाईवे रूट से भेज दिया है और उन्हीं के साथ सारी सिक्योरिटी लगा दी है और पहले वाले रूट से उन दोनों साइंटिस्ट को भेज दिया है। तब पठान कहता है कि सर, ये भी आतंकियों की एक चाल हो सकती है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि उनका मिशन प्रेसिडेंट को नहीं बल्कि दोनों साइंटिस्टों को नुकसान पहुंचाना हो।
तब पठान उन डॉक्टरों के रूट पर जाने की तैयारी करता है। तभी वहाँ पर सुनील लोथार की दोबारा कॉल आ जाती है और वो बताते हैं कि तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही था, उन दोनों वैज्ञानिकों पर हमला हो चुका है। तब पठान उनके तरफ रवाना हो जाता है और तभी दूसरे तरफ एंट्री होती है जिम यानी जॉन अब्राहम की, जो अपने हैंड ग्रेनेड से डॉक्टरों की सिक्योरिटी कार के चिथड़े उड़ा देता है और चलती हुई कार से उन डॉक्टरों को अपनी हेलीकॉप्टर में भेजने की कोशिश करता है और उनमें से एक डॉक्टर वो अपनी हेलीकॉप्टर में भेज भी देता है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर पठान पहुँच जाता है और एक शानदार फाइट करते हुए पठान अपने एक डॉक्टर को बचाकर अपनी हेलीकॉप्टर में भेज देता है। तब हमें पता चलता है कि जिम भी एक एक्स-रॉ का एजेंट है जिसने देश के लिए अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा दिया था। लेकिन एक दिन कुछ आतंकी जिम और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ को पकड़कर बहुत टॉर्चर करते हैं और जिम को छोड़ने के लिए इंडिया सरकार से 10 लाख रुपए मांगते हैं। पर सुनील लोथार ने ये पैसे देने से मना कर दिया था क्योंकि इनका कहना था कि हम एक सोल्जर के लिए आतंकियों से सौदा नहीं कर सकते। इसकी वजह यह है कि झुकते कमजोर लोग हैं, एक सोल्जर नहीं। और वो आतंकी पैसा न मिलने की वजह से जिम की वाइफ को वहीं मार देते हैं। लेकिन जिम वहाँ से बचकर निकल जाता है और इसी वजह से वो आज बागी हो गया है, क्योंकि इसका कहना है कि जब देश इसके लिए कुछ नहीं कर सकता तो ये भी देश के लिए कुछ नहीं कर सकता है। और प्रेजेंट टाइम में वो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्टर बन गया है कि ये अपना बदला और पैसा कमाने के लिए किसी भी देश को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके बाद देखा जाता है कि जिम फाइट करते हुए हेलीकॉप्टर की एक रस्सी पकड़कर यहाँ से उड़ जाता है, क्योंकि इसने एक साइंटिस्ट को किडनैप कर ही लिया है। मतलब इसका प्लान यहाँ पर सक्सेसफुल है। लेकिन पठान भी हिम्मत नहीं हारता और इसके बाद पठान को पता चलता है कि पाकिस्तानी एक डॉक्टर जिसका नाम है रुबीना खान, उसी के अकाउंट से जिम के सभी वेपन की पेमेंट हुई है। इसीलिए पठान रुबीना खान को ढूंढते हुए स्पेन तक पहुंच जाता है और उसकी इंक्वायरी करने के लिए उसे फॉलो करना शुरू कर देता है। लेकिन रुबीना पठान को पहले से ही जानती थी, इसीलिए वो पठान को अपने पीछे पीछे ले जाते हुए जिम के पास लेकर चली जाती है और जिम के सभी आदमी पठान को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तब जिम पहले तो पठान को अपनी गैंग में अपने साथ काम करने के लिए कहता है, लेकिन पठान जिम को गद्दार बोलते हुए साफ मना कर देता है। तब जिम अपने आदमियों को बोलते हुए वहाँ से चला जाता है कि ये लोग पठान को यहीं पर मार दें। लेकिन जिम के जाते ही रुबीना पठान की जान बचाकर यहाँ से ये दोनों भाग निकलते हैं। दरअसल पठान को रुबीना की जान बचाना ये भी जिम की एक चाल होती है। इसके बाद रुबीना पठान से कहती है कि जिस तरह तुम रॉ के एजेंट हो, इसी तरह मैं ISI की एजेंट हूँ और जैसे तुम अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हो, वैसे मैं भी अपने देश के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन तुम यहाँ आकर मेरा सारा काम खराब कर दिए हो, क्योंकि मैं पिछले 2 साल से अंडर कवर होकर जिम के साथ काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे एक रक्त बीज की तलाश है जिसे जिम हासिल करके भारी तबाही मचाना चाहता है। तब पठान को रक्तबीज का नाम याद आ जाता है, क्योंकि रुबीना के इंक्वायरी के वक्त रक्तबीज का नाम पठान के सामने आया था। तब पठान रुबीना से पूछता है कि ये रक्तबीज कहाँ पर है। तब रुबीना बता देती है कि ये रक्तबीज रशिया के एक टावर में रखा हुआ है, लेकिन वहाँ की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट है। इसके बाद पठान मौका निकाल कर मैम से बात करके बताता है कि मैम ये रक्तबीज जो कुछ भी हो, लेकिन जिम के हाथ नहीं आना चाहिए। तब मैम पठान से कहती है कि सिर्फ जिम के हाथों नहीं बल्कि ISI के हाथ भी नहीं जाना चाहिए, इसलिए तुम फौरन इस रक्तबीज तक पहुंचकर उसे हासिल करो। उसके बाद पठान और रुबीना रशिया पहुंचकर उसी टावर के सामने एक होटल में रुकते हैं। तब पठान बताता है कि रक्तबीज जिस रूम में रखा गया है वो इतना ज्यादा मजबूत है कि ना तो उसे बॉम्ब से तोड़ा जा सकता है और ना ही लेजर से काटा जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि इस कमरे के ताले को खोला जा सकता है, लेकिन इस रूम को खोलने के लिए इसका ताला और चाबी दोनों चुराना होगा। और इससे भी बड़ी बात यह है कि ये ताला और चाबी दोनों अलग अलग दिशा में रखी गई हैं, यानी राइट में 16 किलोमीटर दूर और लेफ्ट में 12 किलोमीटर दूर। और उससे भी बड़ी चुनौती ये है कि इस ताले और चाबी को चुराकर 10 मिनट के अंदर इस रूम को खोलना होगा, नहीं तो ऑटोमेटिक ये सिक्योरिटी अलार्म बज जाएगा और पूरा रूम लॉक हो जाएगा। तब रुबीना कहती है कि इतनी ज्यादा ट्रैफिक में ये दोनों चीज 10 मिनट के अंदर हम कैसे लेकर आएंगे। तब पठान कहता है कि इसके लिए हमें 2 प्लेन की जरूरत पड़ेगी और इस ताले और इस चाबी को चुराने के लिए ग्रीगल अंकल और कैरल आंटी के फिंगरप्रिंट चुराने होंगे, क्योंकि वो ताला और चाबी उन्हीं दोनों के लॉकर में रखा हुआ है। तब पठान रुबीना को ग्रीगल के पास भेजकर उसका फिंगरप्रिंट मंगवा लेता है, क्योंकि वो रुबीना को देखते ही पिघल जाता है। वो इसलिए कि वो खुद एक बेहद ठरकी इंसान है, इसीलिए रुबीना उसका फिंगरप्रिंट आसानी से पा जाती है। इसके बाद पठान खुद कैरल आंटी के रूम में जाकर उसका फिंगरप्रिंट लेते हुए वो चाबी चुरा लेता है। और इसी दौरान दूसरी तरफ पठान ने 2 प्लेन पायलट से दोस्ती कर उन्हें अपनी छत पर बुलवा लिया था और उसी प्लेन की मदद से उस टावर तक पहुंचकर उस रक्तबीज तक ये लोग पहुंच जाते हैं। इसके बाद ये दोनों मिलकर उस लॉकर को खोलकर अंदर चले जाते हैं
तब देखा जाता है कि वो रक्त बीज एक बेसमेंट में रखी होती है, लेकिन उसकी सीढ़ी लॉक होने की वजह से पठान उस बेसमेंट में कूदकर उस रक्त बीज को हाथ में उठा लेता है। तब रूबीना ऊपर से रस्सी फेंकते हुए पठान से कहती है कि वो रक्त बीज हमें दे दो और तुम खुद इस रस्सी को पकड़कर वापस आ जाओ। तब बेचारा अपना सीधा साधा मासूम सा पठान रूबीना की बातों में आते हुए वो रक्त बीज ऊपर फेंक कर खुद रस्सी को पकड़कर ऊपर आने लगता है और अब रूबीना उस रक्त बीज को हासिल करने के बाद पठान की रस्सी को काट देती है ताकि पठान बेसमेंट के अंदर ही फंसा रह जाए। और इसी दौरान हम रूबीना और जिम का फ्लैशबैक देखते हैं, जहां पर रूबीना ने कहा था कि रशिया से उस रक्त बीज को चुराना इम्पॉसिबल है। तब जिम कहता है कि लेकिन पठान के लिए चुराना ये बहुत ही आसान है, क्योंकि पठान को रशिया का कोना कोना पता है। तब रूबीना कहती है कि पठान हमारे लिए उस रक्त बीज को क्यों चुराएगा। तब जिम उसे समझा देता है कि हम उसे किडनैप करेंगे, लेकिन तुम यहाँ से उसकी जान बचाकर भाग लेना, तब उसे तुम पर भरोसा हो जाएगा और फिर तुम जो भी उससे कहोगी वो सब कुछ करेगा। मतलब इस वक्त बेचारा अपना पठान रूबीना के हाथों बेवकूफ बन गया है। तब अगले दिन हम पठान को रशिया की एक जेल में देखते हैं, जहां पर उसे पुलिस वाले बहुत मारते हैं और उन्हें ये भी पता लग जाता है कि ये रॉ का एक एजेंट है। इसीलिए वो मेम को बुलवाकर पठान के बारे में पूछते हैं, लेकिन मेम वहां पर पठान को पहचानने से साफ इनकार कर देती है। इसके बाद रशिया सरकार पठान को किसी और जेल में भेजने के लिए एक ट्रेन में भेजती है, लेकिन वहाँ पर पुलिस वाले अपने कैदियों के हाथों पठान को मरवाना चाहते थे। पर वहाँ पर इसी वक्त एंट्री होती है टाइगर की, जहाँ पर हम एक जबरदस्त एक्शन फाइट देखते हैं, जहाँ पर पठान और टाइगर उस ट्रेन को खाई में गिराते हुए वहाँ से भाग निकलते हैं। इसके बाद ये फ्लैशबैक खत्म होता है और मेम अपनी प्लेन में बैठे उस एजेंट को बताती है कि पठान के हाथों से रुबई, जिम और वो रक्तबीज निकल जाने की वजह से पठान ने यह फैसला लिया है कि जब तक वो इन सबको ढूंढ नहीं लेता तब तक वो अपने डिपार्टमेंट में वापस नहीं आएगा। इसके बाद मेम पठान के ठिकाने पर पहुंचकर उसे बताती है कि आज 2 साल बाद रुबई फ्रांस के एक स्टेशन पर बैठकर किसी का इंतजार कर रही है। शायद ये भी हो सकता है कि वो तुम्हारा ही इंतजार कर रही हो। इसके बाद हमें पता चलता है कि जब मेम पठान से जेल में मिलने गई थी तब वो इशारे से पठान को बता देती है कि तुम्हारी मदद के लिए टाइगर आ रहा है। इसके बाद पठान उसी वक्त तुरंत फ्रांस पहुंचकर रुबई को गन पॉइंट पर ले लेता है और कहता है कि मुझे धोखा देने के जुर्म में मैं तुम्हें देखते ही गोली मार देता, लेकिन अब तुमने मुझे यहाँ खुद बुलवाया है तो जरूर कुछ बड़ा रीजन होगा। चलो अब बताओ कि बात क्या है। लेकिन एक झूठ तुमने बोला और तुम्हारी जिंदगी यहीं पर खत्म हो जाएगी। तब रुबई पठान से बताती है कि तुम जानते भी हो उस रक्तबीज में क्या था। उसमें एक स्मॉल पॉक्स नाम का वायरस था, लेकिन पिछले 2 सालों में जिम ने जिस साइंटिस्ट को किडनैप किया था उसकी मदद से उस वायरस को उसने और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया है और अब वो उस वायरस को हिंदुस्तान के किसी शहर में छोड़ने की तैयारी कर रहा है। लेकिन मैं ये कभी नहीं चाहती थी कि उस वायरस की वजह से मासूम लोगों की जान जाए। ये प्लान उस जनरल कादिर और जिम का है, क्योंकि ये दोनों अपने बदले के लिए किसी भी हद तक नीचे जा सकते हैं। तब पठान रुबई पर एक बार फिर से भरोसा करते हुए उससे टीम अप कर लेता है और उसी वक्त ये दोनों अपनी अपनी स्टोरी एक दूसरे को बताते हैं, जहां हमें पता चलता है कि रुबई एक डॉक्टर की बेटी थी, लेकिन कुछ टेररिस्टों ने उन पर इल्जाम लगाकर उन्हें मार दिया था। तब रुबीना बड़ी होकर लोगों की मदद करने के लिए एक डॉक्टर बन जाती है और देश की मदद के लिए ISI एजेंट की जॉब कर लेती है। तब वो पठान से पूछती है कि तुम आखिर कौन हो। तब पठान बताता है कि मेरा कुछ पता ही नहीं है, मैं किसी सिनेमा हॉल में पलकर बड़ा हुआ। यूँ समझो मेरे देश ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, इसलिए मैं बड़ा होकर देश की सेवा कर रहा हूँ, क्योंकि यही एक अच्छे बेटे की पहचान होती है। और इसी दौरान एक बार मैं इराक गया था और इराक के एक टेररिस्ट को मारने के लिए उसके मोबाइल के GPS पर सेट करके एक मिसाइल छोड़ दिया गया था, लेकिन बाद में पता चला कि वो फोन उस टेररिस्ट का नहीं बल्कि वहाँ के मदरसे के एक टीचर का है और उस मदरसे में उस वक्त वहाँ पर बहुत से मासूम बच्चे थे। तब पठान उस टीचर और उन बच्चों की जान बचाने के लिए दौड़ता हुआ वहाँ पहुँचकर उस मोबाइल को ले जाकर दूर फेंक देता है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर मिसाइल का एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिस वजह से वहाँ किसी को कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन पठान वहाँ पर बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। इसके बाद वो 1 महीने तक वहीं पर कोमा में होता है और पूरे गांव के लोग पठान की जिंदगी की दुआ करते रहते हैं। इसके बाद जब पठान को होश आता है तो वहाँ मौजूद सभी इराकी पठान लोग पठान को अपने बेटे का खिताब देते हैं, क्योंकि पठान ने उन सब की जान बचाई थी। और वो लोग ये भी कहते हैं कि बेटा अब ये तेरा घर है, तुझे जब भी हमारी जरूरत पड़े तू बेफिक्र होकर जरूर आना।
तब रूबीना सारी कहानी सुनने के बाद पठान को बता देती है कि जिम की लैब रशिया में है। तब सीन शिफ्ट होती है रशिया में जिम की लैब पर, जहां वो डॉक्टर जिम को समझाने की कोशिश करता है कि क्या तुम सच में ये करना चाहते हो, ऐसा मत करो, वो तुम्हारे लोग हैं, वो तुम्हारा देश है, इस वायरस के जरिए बहुत से मासूम लोग मारे जाएंगे। तब जिम कहता है कि मेरा कोई देश नहीं, अगर वो मेरा देश होता तो वहाँ के लोग मेरे बीवी बच्चे को बचा लेते, लेकिन मेरी फैमिली तड़प तड़प कर खत्म हो गई, इसलिए अब हम अपना बदला लेकर रहेंगे। लेकिन उसी वक्त उस लैब में पठान अपनी टीम के साथ पहुंचकर हमला कर देता है और रूबीना पठान का साथ दे रही होती है। लेकिन जिम मौका देखकर रक्तबीज के सैंपल के दोनों बॉल को लेकर भागना शुरू कर देता है और ये देख पठान और रूबीना उसे दौड़ा लेते हैं। तब पठान उसके बैग पर फायरिंग करने लगता है, जिस वजह से वो बैग फट जाता है और वो रक्तबीज का वो दोनों बॉल वहीं बर्फ में गिर जाता है। तब जिम बड़ी ही चालाकी से एक बॉल को वापस पा जाता है, लेकिन उसका दूसरा बॉल रूबीना के हाथों में आ जाता है। अब ये देख जिम रूबीना पर एक बॉम्ब फेंक देता है, जिस वजह से वहाँ बर्फ फट जाती है और रूबीना उसी पानी में डूबने लगती है। तब पठान रूबीना को पानी से बचाने के लिए पानी में कूद जाता है, लेकिन इसी दौरान जिम यहाँ से एक बॉल लेकर भाग जाता है। इसके बाद पठान रूबीना उस बॉल को लेकर दिल्ली आ जाते हैं, लेकिन सुनील लोथार रूबीना को गिरफ्तार करवा देते हैं और उस बॉल को टेस्ट करने के लिए लैब में भेज देते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि इस वायरस की वैक्सीन का बनना बहुत जरूरी है। इसके बाद जैसे ही वो बॉल लैब में जाता है तो डॉक्टरों को पता चलता है कि उस बॉल में कोई वायरस ही नहीं है, उसमें तो सिर्फ मिनरल वाटर है। लेकिन उसी वक्त जिम इनका सिस्टम हैक करके इन्हें वीडियो कॉल पर बताता है कि मैंने वो बॉल वहाँ छोड़ दिया था, इसमें भी मेरा एक प्लान था और तुमने जिस बॉल को खोला है उसमें 3 लेयर है, जिसमें पहली लेयर में सिर्फ एक ऐसी गैस है जिससे तुम्हारा सूट खोखला हो जाएगा और दूसरी लेयर में वो वायरस है जो गैस के जरिए हवा में उड़ गया है, यानी वो वायरस अब तुम्हारे सूट को छलनी करते हुए तुम्हारे जिस्म के अंदर इंटर हो गया है और तीसरे लेयर में सिर्फ पानी रखवा दिया था ताकि मरते वक्त तुम लोगों को पानी नसीब हो सके। इसके बाद ये कॉल कट जाती है और मैम तुरंत लैब को सील करवा देती हैं, क्योंकि वो वायरस लैब से बाहर नहीं जाना चाहिए। उसके बाद मैम पठान से एक वादा लेती हैं कि तुम वादा करो हम सब का बदला जिम की मौत से लोगे। तब पठान उनसे वादा कर लेता है। उसके बाद मैम अपनी ही लैब को ब्लास्ट करवा देती हैं, जिसमें बहुत से साइंटिस्ट और साथ में मैम जलकर खत्म हो जाती हैं। इसके बाद पठान राफे के पास जाकर उसे मारते हुए पूछता है कि बता जिम अपनी मिसाइल की डिलीवरी किस जगह पर लेने वाला है। तब राफे पठान को इराक का नाम बताता है। इसके बाद पठान अपनी उसी फैमिली के पास इराक पहुंच जाता है, जहां पर उसने उन सब की एक बार जान बचाई थी और अब ये उन्हीं की मदद लेते हुए एक नकली वीडियो बनाकर वायरल कर देता है। इसके बाद हम दूसरी तरफ जिम और जनरल कादिर को देखते हैं, जो इस मिसाइल को दिल्ली पर गिराने का मंसूबा बना रहे थे। लेकिन इसी वक्त इन्हें स्मॉल पॉक्स का वो फेक वीडियो नजर आता है, जिसको पठान ने न्यूज में ऐड करवा दिया था। तब जिम अपने आदमियों को जानकारी निकालने के लिए उस लोकेशन पर भेज देता है, क्योंकि इसका मानना है कि इस वायरस को अभी तक कहीं निकाला ही नहीं गया है, तो भला ये इराक में कैसे पहुंच सकता है। लेकिन इन्हीं भेजे हुए आतंकियों को पठान गन पॉइंट पर लेते हुए जिम तक पहुंच जाता है और यहाँ पर एक जबरदस्त एक्शन फाइट होती है, जिसमें रूबीना पठान के टीम में होती है और उसी वक्त रूबीना जनरल कादिर को मार देती है और जिम ये सब देख वहाँ से भाग निकलता है। तब उसे भागता देखकर पठान उसको फॉलो करने लगता है और इधर रूबीना अपनी टीम की मदद से उस मिसाइल को डीएक्टिवेट कर देती है। लेकिन बाद में रूबीना को पता चलता है कि इस मिसाइल में वो वायरस है ही नहीं। तब वहाँ जख्मी पड़े हुए जिम के एक आदमी से रूबीना पूछ लेती है कि वो वायरस कहाँ पर है। इसके बाद रूबीना पठान को कॉल करके बताती है कि दिल्ली जाने वाली एक फ्लाइट में वो वायरस पहले ही जिम ने रखवा दिया है और उसका रिमोट कंट्रोल जिम के हाथों में है। और दूसरी तरफ सुनील लोथार भी रूबीना की इस कॉल को सुन रहे होते हैं, इसीलिए वो फौरन दिल्ली आने वाली फ्लाइट के पायलट के जरिए कंफर्म कर लेते हैं कि तब सुनील लोथार उस प्लेन को हवा में ही मिसाइल के जरिए उड़ा देना चाहते हैं, इसीलिए वो मिसाइल एक्टिवेट करवा भी देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ पठान जिम से फाइट करते हुए लास्ट मिनट में उस रिमोट को लेकर वायरस बॉम्ब को डीएक्टिवेट कर देता है। तब सुनील लोथार उस मिसाइल को हवा में ही उड़ा देते हैं, मतलब वो प्लेन और वो पैसेंजर सबके सब सेफ बच जाते हैं। इसके बाद पठान बड़ी ही फुर्ती से जिम को पहाड़ी से नीचे फेंक देता है, लेकिन जिम पहाड़ी से नीचे जाने के बाद बच जाता है या फिर उसका क्या होता है ये इस मूवी में नहीं दिखाया गया है। इसके बाद मूवी के लास्ट में सुनील लोथार पठान को एक फाइल देते हुए कहते हैं कि इसमें बहुत से एक्स एजेंट की डिटेल है, जिनके अंदर देश के लिए मर मिटने का जज्बा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम सबको मिलाकर एक ऐसी टीम तैयार करो जिससे देश के सभी दुश्मनों से मुकाबला किया जा सके, क्योंकि ना तो तुम अकेले और ना ही टाइगर और ना ही कबीर अकेले कुछ कर सकते हैं। इसलिए तुम सबको एक होना पड़ेगा
तब पठान पूछता है कि सर उस टीम को लीड कौन करेगा, उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है ये फैसला कौन करेगा। तब सुनील लोथार कहते हैं कि जब टीम तुम्हारी होगी तो फैसला भी तुम्हारा होगा। यानी पठान एवेंजर की आयरन मैन की तरह स्पाई यूनिवर्स का किंग होगा और इन सभी एजेंटों को मिलाकर जो अगली मूवी आएगी वो बहुत ही भयानक होगी। मतलब उस मूवी को देखने में बहुत ही मजा आने वाला है। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेन पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की बटन को जरूर प्रेस कर लें ताकि अगला वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आसानी से उस वीडियो को टाइम पर देख सकें। तो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।